आज भारत के एक ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी आपको सुनाने वाले हैं जिसने न कभी बंदूक पकड़ा, न कभी किसी को लूटा, न कभी किसी का बलात्कार किया और न ही कभी किसी का मर्डर किया। एक ऐसे ही अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी जो बहुत ही सामान्य तरीके से और एक अलग रास्ता को चुन करके वो मुंबई का राजा बन जाता है और उस वक्त में उसकी तूती बोला करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसके पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, तब उस वक्त के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनको कहता है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे जेल से छोड़ दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी जेल नहीं गया, सिर्फ एक बार जेल जा पाया और वो भी पूरे भारत के बड़े बड़े नेताओं के साथ। आइए इस अंडरवर्ल्ड डॉन की कहानी को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अतुल है और आप द क्राइम शो देख रहे हैं। वीडियो बेहतर लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक हम लेकर आ सकें। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु से होती है। तमिलनाडु के एक छोटे से इलाके में 1 मार्च 1926 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम होता है मस्तान हैदर मिर्जा। बहुत ही गरीब से परिवार में जन्मा ये लड़का, उसके पिता साइकिल बनाने का काम करते थे, जिसमें साइकिल रिपेयरिंग में पंक्चर वगैरह बनाते थे। मस्तान भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो बड़ा होने के साथ अपने पिता के साथ उस काम को सीख रहा था, क्योंकि इनके पास उतनी जमीन जायदाद भी नहीं थी जिसके खेती करके ये अपने जीवन यापन को कर सके। और इसी कारण से मस्तान भी अपने पिता के साथ बैठ करके काम किया करता और अपने कामों को सीख रहा था। मस्तान जब लगभग 8 साल का उम्र हुआ तो उसके पिता उसके साथ मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आकर के मस्तान काम करने लगता है। अपने पिता के साथ मुंबई में ही एक छोटे से इलाके में पंक्चर बनाने का दुकान में काम किया करता। अपने पिता के साथ काम कर रहा था, जीवन सामान्य चल रही थी। मस्तान को संतुष्टि नहीं थी अपने जीवन से। मस्तान छोटा बच्चा था, उस वक्त में 8 साल का उम्र था और उस वक्त में मुंबई में आने के बाद बड़े बड़े घरों को देखता है, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों को देखता है, लोगों को देखता है, लोगों के प्रति लुभाव ही होता है। लगता है कि काश कि मेरे पास भी ऐसा जीवन होता। लगातार जो लुभावनापन था मस्तान का, और वो बड़े बड़े लोगों की तरफ था। लेकिन एक सामान्य से परिवार में जन्मा लड़का जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसको बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी। तो 2 वक्त का खाना भी नसीब हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और इसी कारण से मस्तान अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। सामान्य जीवन चल रहा था। लगभग 10 साल बीत चुके थे, यानी मस्तान जो 8 साल के उम्र में आया, अब उसकी उम्र लगभग 18 पहुंच चुके थे। और 18 पहुंचने के बाद भी अभी वो उसी तरीके से पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा था, साइकिल रिपेयरिंग का काम करता। लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। उसकी इच्छा थी कि काश कि उसके पास भी एक बड़ा सा बंगला होता, उसकी अपनी लग्जरियस लाइफ होती, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, उसके अगल बगल घूमने वाले लोग थे, उसको लोग सुनते। इस तरह के जीवन जीने का शौक पालने वाला मस्तान फिलहाल एक पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा था। उसकी दोस्ती होती है अलग अलग अपने उम्र के लड़कों के साथ। कुछ लड़के मिलते हैं, वो कहते हैं कि मस्तान, जितना तुम यहाँ पर कमा लेते हो पंक्चर बनाकर, उससे थोड़ा ज़्यादा अगर तुम हमारे साथ चलो, मुंबई के बंदरगाह पर कूली का काम करोगे तो इसकी अपेक्षा वहाँ ज़्यादा कमाई होगी। मस्तान कहता है कि चलो ठीक है, अगर वहाँ ज़्यादा कमाई होगी तो वहीं चलते हैं। मस्तान उन लड़कों के साथ चला जाता है और वहाँ पर अब जाकर के मुंबई के बंदरगाह पर कूली का काम करना शुरू कर देता है। ये वैसा दौर था जिस दौर में भारत के अंदर में स्मगलिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। स्मगलिंग होता था इलेक्ट्रिक सामानों का, जैसे टीवी, रेडियो, घड़ी और उसके बाद सोना, चांदी, इन सब चीज़ों का स्मगलिंग बहुत तेज़ी से हो रहा था। मस्तान जो वहाँ कूली का काम कर रहा था, धीरे धीरे कई लोगों के संपर्क में आया, इसका सर्कल बढ़ा और उस सर्कल बढ़ने के साथ धीरे धीरे मस्तान भी उस स्मगलिंग में शामिल होने लगा। क्योंकि जो भी बड़े बड़े स्मगलर के सामान आया करते थे, वो लोग मस्तान जैसे लड़कों को
कहते कि तुम अपने कपड़े में किसी भी तरीके से सोने का जो बिस्किट होता या फिर इलेक्ट्रिक सामान होता, जो महंगी महंगी घड़ियाँ होती, उनको अगर तुम छिपा कर पार कर देते हो तो जितना तुमको कूली के लिए पैसा मिलता है उसका एक बार अगर तुम ट्रांसफ़र कर दो सामान को तो उससे ज़्यादा पूरे दिन के बराबर एक बार में पैसा मिल जाएगा। मस्तान को ये काम अच्छा लगता है और वो इस काम को करना शुरू कर देता है। मस्तान अब वहाँ पर स्मगलर के सामान को कस्टम के ऑफिसर से बचा करके अपने कपड़ों में छिपा कर उन चीज़ों को पार करा देता ताकि जो बड़े बड़े स्मगलर थे उनका कस्टम टैक्स बच सके। मस्तान अब कई बड़े बड़े स्मगलर के संपर्क में आ चुका था और इस संपर्क का फ़ायदा ये हो रहा था कि उसकी कमाई बढ़ चुकी थी, थोड़ा सा उसका जीवन जो था वो सुधर चुका था। ऐसे में जो स्मगलिंग का मटेरियल ज़्यादा आया करता था वो सऊदी अरब से आया करता और दुबई से आया करता था। इसी दौरान सऊदी के एक शेख से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है शेख मोहम्मद अल गालिब। उससे मुलाकात होती है और उसके बाद अब जो मस्तान होता है वो शेख मोहम्मद अल गालिब के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार उसके सामान को कस्टम से बचा करके ये पार कराता है, कई बार सोने के बिस्किट को और कई बार उसके सोने को अलग अलग तरीके से छिपा कर मस्तान जो था वो पार करा दिया करता। इस तरीके से मोहम्मद अल गालिब के साथ इसका बहुत बेहतर संबंध बन चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मोहम्मद अल गालिब अपने सामान को लेकर के अपने स्मगलिंग वाले गोल्ड को लेकर के पहुंचता है तो उसकी मुखबिरी किसी पुलिस के द्वारा कर दी जाती। उसकी मुखबिरी पुलिस पर कर दी जाती है और पुलिस उसके पीछे लग जाती है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अल गालिब मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरता है वो मस्तान को सारा गोल्ड दे देता है और वो गोल्ड एक बक्से में था। मस्तान उस गोल्ड को लेकर के साइड से निकल जाता है और अपने घर पर ले जाकर रख देता है। पुलिस मोहम्मद अल गालिब को अरेस्ट कर लेती है और अरेस्टिंग के कई दिनों के बाद जब मोहम्मद अल गालिब अपनी जेल से निकलता है तो जेल से निकलने के बाद वो सीधे मस्तान के घर जाता है। मस्तान के घर जाने के बाद मस्तान से पूछता है कि जो गोल्ड उसने बॉक्स में दिया था वो कहाँ है। मस्तान उस गोल्ड को निकालता है और निकाल करके सीधे मोहम्मद अल गालिब को सौंप देता है। सौंपने के बाद वो गालिब देखता है कि जितना भी था गोल्ड वो सारा गोल्ड उसी तरीके से बॉक्स में पैक्ड था, यानी अभी तक बॉक्स को खोलने का एक छोटा सा भी कोशिश भी नहीं किया गया था। इस बात से वो शेख बहुत खुश होता है। उसको लगता है कि बहुत ईमानदार लड़का है और अगर इसके साथ काम किया जाए तो ये ईमानदारी से काम करेगा और इसके साथ बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। और इसके बाद अब मोहम्मद अल गालिब सऊदी से माल को भेजता और यहाँ पर उन सभी चीज़ों को ये देख रेख करता, यानी मस्तान देखता मुंबई के अंदर में। और इस तरीके से अब मस्तान एक पार्टनर के तौर पर उभर कर आया और उस दिन जो बॉक्स में रखा हुआ गोल्ड था उस गोल्ड का आधा हिस्सा मस्तान को दे दिया गया था मोहम्मद अल गालिब के द्वारा। अब ऐसे में मस्तान अब धीरे धीरे स्मगलिंग में एक पार्टनर की तरह उभरा और अब वो धीरे धीरे स्मगलिंग प्रॉपर तरीके से करने लगा। उसने कभी भी किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे किसी दूसरे या आम व्यक्ति को नुकसान हो सके। उसका ये मानना था कि वो ऐसा व्यापार करेगा जिससे लोगों को, आम लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। यानी कि वो जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने लगा स्मगलिंग की मदद से, लेकिन उसने कभी भी ड्रग्स, हेरोइन या फिर ऐसे नशीली पदार्थों का कोई भी स्मगलिंग नहीं किया जिसकी वजह से आम लोगों का नुकसान हो सके। उसके साथ साथ वो जब भी रहा तो एक इस तरीके से डॉन की तरह उभर कर आया कि वो कभी भी किसी भी लड़ाई में सामने नहीं आता था। हर लड़ाई में वो चाहता था कि समझौता हो जाए और उस समझौते की मदद से ही सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने जीवन को चलाएं। मस्तान का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वो स्मगलिंग में सबसे बड़ा नाम हो चुका था पूरे मुंबई के अंदर में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह सब चीज़ का स्मगलिंग शुरू हो चुका था और बड़े स्तर पर अब कमाई होने लगा था। और एक दौर ऐसा आया जब मस्तान एक मल्टी मिलेनियर, एक डॉन के तरह मुंबई के अंदर में उभरा। कहा जाता है कि मुंबई के अंदर में जितने भी डॉन बनकर आए वो सभी हाजी मस्तान से इंस्पायर्ड थे और हाजी मस्तान के ही चेले थे, इन्हीं से सीख कर। हालांकि हाजी मस्तान के दौर में ही दो और थे, लेकिन वो लोग
अपना अपना अलग अलग काम किया करते थे, जिसमें करीम लाला और बरदराजन का नाम आता है। अब उस वक्त में जिस दौर में मस्तान वहाँ पर थे, मस्तान चूँकि अपना स्मगलिंग का काम देखा करते और दूसरी तरफ करीम लाला और बरदराजन अपने दूसरे काम को, यानी इन्होंने अपने सेक्टर को डिवाइड करके अलग अलग तरीके से काम को कर रहे थे, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में टकराव ना हो। और इस तरीके से अब मस्तान का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, मस्तान काफ़ी कमा भी चुका था, और मस्तान कमाने के बाद अब एक बार जाता है हज पर। हज करके लौटने के बाद मस्तान का ही नाम हो जाता है हाजी मस्तान, क्योंकि हज करने गया था और हज वहाँ पर गया था क्योंकि वहाँ पर उसके बहुत सारे संपर्क के अपने लोग भी थे और साथ साथ उसका अपना पवित्र भूमि भी था। इस कारण से हज करके आता है और वो हाजी मस्तान बन जाता है। और उसके बाद अब वो भारत आने के बाद फिर से अब वो चाहता है कि अपना और कद बढ़ाया जाए, लेकिन उसके पीछे पुलिस भी लग गई थी क्योंकि कई सारे लगातार मुठभेड़ हो रहे थे। अब जिस तरीके से हाजी मस्तान और वरदराजन और करीम लाला के बीच में बिजनेस का बंटवारा करके जिस तरीके से काम चलाया जा रहा था वैसे नहीं चल रहा था। अब कई सारे छोटे मोटे गैंग आ चुके थे और उन छोटे मोटे गैंग के आने के कारण लगातार मुठभेड़ होता था और उन मुठभेड़ों में हाजी मस्तान का भी नाम आने लगा था, जिस कारण से पुलिस अक्सर ये कोशिश किया करती थी कि इसको पकड़ सके। हालांकि पुलिस के पास कभी भी कोई प्रूफ नहीं रहा, इस कारण से पुलिस दरवाजे तक तो पहुंचती लेकिन कभी अरेस्ट नहीं कर पाई मस्तान को, क्योंकि वो कभी भी किसी भी तरह के गुनाह में उस तरीके से शामिल दिखे ही नहीं कि सामने से पुलिस के पास कोई प्रमाण हो, और इस कारण से कभी भी जेल नहीं। हालांकि कद बहुत बढ़ता जा रहा था और ये कहा जाता है कि हाजी मस्तान का संपर्क जो था वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरफ बहुत ज़्यादा था। उस वक्त में दिलीप कुमार, मनोज कुमार जैसे बड़े बड़े जो एक्टर थे और कई सारी एक्ट्रेसेस थी, उनके संपर्क में रहना, उनके साथ फोटो रहना, उनके साथ वक्त बिताना हाजी मस्तान को बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उसको फिल्में बहुत अधिक पसंद हुआ करती थी। एक वाकया ये भी कहा जाता है कि हाजी मस्तान को मधुबाला बहुत पसंद आई थी और मधुबाला से हाजी मस्तान को प्यार हो गया था। हालांकि मधुबाला कभी भी हाजी मस्तान को उस तरीके से नहीं देखी और इस कारण से यह प्यार हमेशा से एक तरफा रह गया। लेकिन इसी कारण से हाजी मस्तान ने मधुबाला की तरह ही दिखने वाली एक लड़की जिसका नाम था सोना, सोना को फिल्म इंडस्ट्री में ये लॉन्च भी करता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे पैसे भी थे, उसके कई सारे फिल्मों में इन्वेस्टमेंट भी करता है, लेकिन सोना का करियर चल नहीं पाता है। हालांकि सोना का जो चेहरा था वो लगभग मधुबाला की तरह दिखा करता था। सोना की फिल्म चल नहीं पाया, उसके बाद फिर सोना से हाजी मस्तान शादी कर लेता है क्योंकि उसको मधुबाला बहुत पसंद थी और सोना का शक्ल सूरत लगभग मधुबाला की तरह ही लगा करता था और इसी कारण से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद सेटल हो जाता है। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में इसका ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तो एक वक्त ऐसा आया जब महाराष्ट्र की एक मुख्यमंत्री के द्वारा दिल्ली में जाकर के धरना दे दिया जाता है कि हाजी मस्तान को किसी भी तरीके से अरेस्ट किया जाए। पुलिस अरेस्ट करती है महाराष्ट्र की मजबूरन, और लेकिन अरेस्ट करने के बाद जेल नहीं ले जाती है बल्कि एक गेस्ट हाउस में रखती है, और गेस्ट हाउस में जिस तरीके से जो स्टैंडर्ड था वही स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाता है पुलिस बल के द्वारा। खाने पीने, रहने, सिगार, सिगरेट, सारी चीज़ें उसी तरह की प्रोवाइड की जाती है। यानी हाजी मस्तान अभी तक जेल नहीं गया था, लेकिन 1974 में हाजी मस्तान को जेल जाना पड़ा क्योंकि 1974 में लगता है भारत के अंदर में इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी में ये कहा जाता है कि हाजी मस्तान जो है वो कई सारे जनता पार्टी के नेताओं का समर्थन करता है और उनको बचाने के लिए उनको अलग अलग जगह पर छिपाता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था लगातार इंदिरा गांधी का, और उसी विरोध को खत्म करने के लिए लगातार दमनकारी नीति के तहत इंदिरा गांधी पूरे पुलिस बल को ऑर्डर देती है कि जितने भी जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करके जेल में भर दिया जाए, और जितने भी जनता पार्टी के नेता जो महाराष्ट्र में थे उन लोगों को बचाने के लिए हाजी मस्तान मदद करता है, उनको अलग अलग जगह पर छिपा देता है। इस बात की खबर इंदिरा गांधी को होती है और फिर इंदिरा गांधी हाजी मस्तान के पीछे पुलिस को लगा देती है। हाजी मस्तान को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के जेल में डाल देती है। उसी जेल में डाला जाता है जहां पर जयप्रकाश नारायण जिस जेल में थे। हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है
और फिर जयप्रकाश नारायण से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड होता है और उनसे इंस्पायर्ड होने के बाद उनके जैसे जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि अब वो जब जेल से निकलेगा तो अब सभी चीज़ों को छोड़ करके वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेगा। और अब जब जेल से छूटता है तो 3 सालों के बाद, तब वो अब जनता पार्टी के लोगों के संपर्क में था और उसके साथ साथ अब चूंकि वो बहुत बड़ा डॉन था, इस कारण से वो अपने पार्टी का निर्माण करता है महाराष्ट्र के अंदर में। हालांकि वो पार्टी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हाजी मस्तान अपने जीवन को एक बेहतर पॉलिटिकल ग्राफ में लेकर आ चुका था और इस तरीके से एक उम्र भी हो चुका था। इस कारण से अब मुंबई के अंदर में हाजी मस्तान का ज़्यादा दबदबा बच नहीं चुका था, क्योंकि अब दाऊद इब्राहिम जैसे नए नए लड़के मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आ चुके थे और इस कारण से हाजी मस्तान अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगा था। उसके साथ साथ उसके वक्त में काम करने वाले वरदराजन और करीम लाला भी लगभग मार्केट से आउट हो चुके थे और इस कारण से अब दाऊद इब्राहिम का दबदबा ज़्यादा बढ़ चुका था और तब हाजी मस्तान धीरे धीरे अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड से अब धीरे धीरे साइड हो चुका था और दूसरी तरफ ये नेतागिरी करने लगा था और इस कारण से अब जो है सेवा समाज में अपने वक्त को बिताने लगा था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान के दरवाजे पर गया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता था, उसको जिस भी तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद हाजी मस्तान के द्वारा दी जा चुकी थी। यानी कि एक रॉबिन हुड का कैरेक्टर हाजी मस्तान का डेवलप हो चुका था लोगों की नज़र में भी और इस कारण से नेता तो बनता है, लेकिन नेता बनने के बाद बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है और एक समय के बाद यानी कि 1994 में हार्ट अटैक के कारण हाजी मस्तान की मौत हो जाती है और एक ऐसा डॉन बनता है जिसने कभी भी अपने हाथ से बंदूक को टच नहीं किया और पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। अगली कहानी आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। धन्यवाद।